हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225 का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी ईडीएल मेथड्स। ईडीएल का मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जैसे 135 और 225 का मुझे आप निकालना है एचसीएफ। तो हम देखेंगे इस दोनों नंबर में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो इसमें हम देख रहे हैं 135 और 225 में आपका 225 सबसे बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। ईडीएल मेथड में कहा जाता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। a आपका डिविडेंड है, b आपका डिवाइज़र है, q आपका क्वोशेंट है और r आपका रिमाइंडर है। जहाँ पर ये आपका ईडीएल मेथड में बताया जाता है जो r होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। r का मान ये तब तक चलता रहेगा 0 से बड़ा होगा, और b जो है आपका डिवाइज़र जो है वो r जो है उससे छोटा होता है, डिवाइज़र से r छोटा होता है। ये कंडीशन है। 0 भी हो सकता है, r 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर r हो सकता है, बट डिवाइज़र से छोटा होता है। ये कंडीशन होता है ईडीएल मेथड में। तो इस मेथड से हमको सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले समझा देते हैं। जैसे 225 और 135 का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है ईडीएल मेथड से, तो हम पहले 135 से 225 से एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे हमारा है ये देखिए 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। अब हम 135 का टेबल पढ़ेंगे 225 में कितनी बार जाएगा। तो हमें जैसे 135 का टेबल नहीं आता है, हमें 13 का टेबल आता है, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे 22 में, क्योंकि टू डिजिट इसमें 2 डिजिट इसमें है, तो ले लेंगे 32 या 26 अधिक हो जाता है, इसका मतलब 1 बार जाएगा। तो पूरा टेबल 135 टोटल 1 बार आपका टेबल जाएगा। तो 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा। इसको आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 0 हुआ, 12 में से 3 गया 9, यहाँ कुछ नहीं, तो ये 9 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 225 को क्या लिख सकते हैं 135 इंटू 1। ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशेंट है। तो 135 आपका क्या होगा, डिवाइजर हो गया, और 1 आपका क्वोशेंट रिमाइंडर हो गया, प्लस कर दिए। अब हम दूसरी बार जब एचसीएफ निकालते हैं इसके बाद में कोई डिजिट तो है नहीं, फिर 90 को ऐसे रिमाइंडर को हम क्या मान लेते हैं, डिवाइजर मानते हैं। याद करिए डिवीजन मेथड से जब आपको एचसीएफ फाइंड किया जाता है, और जो आपका क्या रहता है, ये आपका जो डिवाइजर रहता है वो आपका डिविडेंड बन जाता है आगे के लिए। फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर हम क्या करते हैं 90 की टेबल 135 में पढ़ना है, तो 90 मुझे नहीं आता है तो 9 का टेबल पढ़ेंगे। 1 में तो 1 नहीं पढ़ा जा रहा है, तो एक डिजिट और लें 13 में, तो कितनी बार जाए 9 2 18 अधिक हो रहा है, इसका 1 बार जाए 90 1 जा 19। इसको भी माइनस करेंगे, यहाँ 5 आया, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आया। अब ये रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर को ऐसे डिवाइजर बना देंगे, और जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन गया। यहाँ उतार लेंगे 45 2 जा 90 होता है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने आपसे बताया था ईडीएल मेथड में कहा ही गया है कि तब तक ये चलता रहेगा प्रक्रिया जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब ये आपका लास्ट जो डिवाइजर होगा, ये आपका क्या होगा, लास्ट डिवाइजर आपका ही आपका एचसीएफ होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, इसको हम ये देखिए 135 देखो 225 लिख लिए, 135 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 90 रिमाइंडर बचा। अब ये जो 90 रिमाइंडर आपका बचा है, ये आपका अब क्या हो जाएगा, ये आपका अब डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, तो यहाँ डिविडेंड को उतार लिए। अब डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिविडेंड में कितनी बार जा रहा है, तो 91 जा। मैंने ये समझाया था, देखिए 91 जा, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 45 इंटू 2 0। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये 90 इंटू 1 प्लस 45, और यहाँ पर 45
इंटू 2 0 हो जाए, तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर r इक्वल टू क्या है 90 है जो 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर r इक्वल टू 45 है 0 के बराबर नहीं, यहाँ r इक्वल टू 0 हो गया। तो जब r इक्वल टू 0 हो गया तो फाइनली हमारा SCF हो गया। सो r इक्वल टू 0, सो SCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। इस तरह से हमारा ये EDL मेथड से SCF आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 196 एंड 3800 जो 38,220, इसका SCF मुझे फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे करेंगे। तो इसमें हमारा देखेंगे कौन बड़ा है, ये आपका डिजिट 38,220 ग्रेटर है 196 से, तो इसमें ऐसे सिंबल लगा देंगे। और फिर यहाँ पर हम EDL का फार्मूला लिखेंगे, A इक्वल टू BQ प्लस R लिखेंगे, जहाँ पर R हमारा क्या है, R हो सकता क्या है 0 के बराबर भी हो सकता है, और R जो है बड़ा हो सकता है किससे 0 से, और B जो है B से छोटा, नहीं डिवाइजर जो है B को हम क्या माने हैं डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर से क्या हो सकता है R छोटा होता है। तो इस कंडीशन में हमारा फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे सामने ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे A का मान हम मान लेते हैं जो बड़ा डिवाइजर हम डिविडेंड जो है उसको मान ले, और B को हम डिवाइजर मान लेते हैं। अब इसी तरह से हम इस फार्मूले इसको रख करके A के जगह पर देखिए इसको लिख दिए, और B को 196 से मल्टीप्लाई, ये कितनी यहाँ देखिए 196 कितनी बार जाएगा, 196 का टेबल 195 बार जाएगा, और एक ही बार में 0 हो जाता है। इसका मतलब तुरंत रिमाइंडर 0 आ गया। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, 196 को डिवाइड करेंगे तो 195 बार जाएगा, और यहाँ लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। और यही तो EDL मेथड है, जब यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपका SCF लास्ट जो डिवाइजर होता है वही होता है। तो यहाँ पर अंतिम डिवाइजर यही रह गया 196। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनली R इक्वल टू 0, सो SCF आप 196 एंड 38,220 इज़ 196। सो आपका आंसर कंप्लीट होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। यहाँ पर देखिए 867 और 255 का मुझे SCF फाइंड करना है, वो भी EDL मेथड से। तो इसको हम वेरी सिंपल मेथड से सॉल्व करें, बहुत आसान है ये। इसको हम देखिए इसे ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको A मान लेते हैं, और या इसको लिख देते हैं 867 इज़ ग्रेटर दैन 255। तो ये हमारा हो गया A की, जबकि ये फार्मूला EDL मेथड का A इक्वल टू BQ प्लस R। और यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है कि 0 या R जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट B से छोटा। B को हमने डिवाइजर माना है, R जो है वो डिवाइजर जो है वो डिवाइजर से R की वैल्यू से रिमाइंडर कहते हैं वो छोटा होगा। अब हम यहाँ फार्मूला में सेट करेंगे इसको। तो ये हमारा डिविडेंड है 800 जो सबसे बड़ी डिजिट है, और जो छोटी होती है उसको डिवाइजर मानते हैं। तो 255 का टेबल कितनी बार जाएगा 867 में, तो इसको आप अलग डिवाइड करिएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर 102 बचेगा। और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाता है, और जो हमारा डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन गया। तो 255 आपका डिवाइजर यहाँ था, ये डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया। अब डिवाइजर का मतलब है डिवाइजर 102 कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ते हैं तब 51 बच भी जाता है। फिर 51 आपका रिमाइंडर यहाँ के लिए डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप के लिए हो गया। उसके बाद 51 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 102 कंप्लीट, आपकी बार रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखना है, यहाँ दिखाना हर स्टेप में, यहाँ R बराबर 0 क्योंकि R 102 हुआ है, तो लिखिए R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, यहाँ भी R इक्वल टू नहीं 0 है, 51 आया। यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेज में R इक्वल टू 0 हो गया है। अब यहाँ पर ये स्टेप खत्म होता है, सो R इक्वल टू 0, सो SCF ऑफ 867 एंड 225 इज़ 51, क्योंकि लास्ट डिवाइजर ही हमारा आंसर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मुझे दिखाना है कि कोई किसी ऑड इंटीजर के लिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में, जबकि आपका q जो है कोई इंटीजर है, लेकिन हम ऑड इंटीजर के रूप में इसको लिख 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में हम ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं। अब देखते हैं सोल्यूशन, वेरी सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ समझा दूं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जान लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम देखते हैं, ये देखिए हमारा क्या दिया है, ये हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 दिया है। तो इस फॉर्म में है, दिखेंगे इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे
ये लिख लीजिए 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप में इसको हमें दिखाना है। अब देखिए ये हमारा है, इसको हम पहले ये हम जानते हैं, जबकि A = होता है BQ + R, जहाँ क्या होता है ये जीरो के रिमाइंडर जो होता है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जब यहाँ पर कंपेयर इसको मतलब तुलना करेंगे तो ये देखिए R बराबर यदि 1 है तो यहाँ पर B की जगह क्या है 6 है, 6Q + 1, तो B की वैल्यू क्या, ये हमारा पहला कंडीशन है 6Q + 1 है, तो B बराबर हमारा हो रहा है 6, और यहाँ पर जब B बराबर 6 हो रहा है तो A बराबर क्या हो रहा है 6Q + R हो रहा है। A बराबर क्या हो रहा है 6Q + R। अब R क्या हो सकता है, R हमारा R के बारे में बताया गया है, जबकि कि जीरो क्या होता है, ये देखिए R जो है ये जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है, बट डिवाइजर से कम छोटा होता है। अब देखिए ये R जो हमारा ये यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये 6 हमारा क्या है, 6 हमारा डिवाइजर है, मतलब 6 से क्या ये जीरो जो है इसे R की जो वैल्यू होगी ऐसे लिख लिए 6। अब इसको हम ऐसे समझेंगे जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 से छोटी होगी बट जीरो से बराबर, इसको मतलब जीरो से शुरू हो सकता है, 0 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, बट 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 से छोटा मानना R की मान, लेकिन जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है तो जीरो को हम ले सकते हैं, तो इतना R की वैल्यू हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये कहा है कि इसको किस फॉर्म में, ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर, तो इसमें हम ऑड इंटीजर लेंगे। तो ऑड इंटीजर हमारा क्या क्या है 1 है, और उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि ये न कहा जाता कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब हम इवन इंटीजर जब कहा जाता तो हम इसको न लेते 1 3 5 को, तब हम 2 4 को लेते, इस तरह से लेते। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर R की वैल्यू हम बड़े आराम से लिख देंगे इस सबको, तो हमारा सिंपली आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए तो जब यहाँ की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं तो 6Q + 1 हो जाएगा, इसी तरह से 6Q + 3 हो जाएगा, और फिर 6Q + 5 हो जाएगा। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए लेट A बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं, और B = 6 है। B = 6 कैसे है, क्योंकि आइडियल में हमने कहा A = BQ + R, और A = BQ + R जो है ये देखिए 6Q + R, मतलब B के जगह पहला कंडीशन क्या है, ये हमारा पहला कंडीशन A = 6Q + R, ये देखिए 6Q + 1 के रूप में था यहाँ पर, तो यहाँ B की जगह आप 6 लिख सकते हैं, तो 6Q + R है तो क्या हो जाएगा, 0 जो होगा R के बराबर या B से छोटा, R के बराबर या R से छोटा होगा, या और B से छोटा होगा R का मान। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए R का मान क्या हो, रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, सो रिमाइंडर में भी 0 1 2 3 4 5 इतना हो सकता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए इतने ही हमारे R की वैल्यू हो सकते हैं, बट आवर रिमाइंडर्स कितने होंगे 1 3 5 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑड इंटीजर की बात कहा गया है, तो हमारा रिमाइंडर 1 3 5 होगा। तो केस वन में क्या होगा, केस वन में इफ़ R = 1 होगा तब देन A = BQ + R, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, एक B की जगह 6 मैंने निकाला ही था, 6Q + 1 हो जाएगा R का मान। अब इफ़ सेकंड केस में क्या होगा, इफ़ R = 3 है, तो R = 3 है तो A = BQ + R, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन, तो ये 6Q + 3 हो जाएगा। इसी तरह से केस 3 में हमने क्या कहा, R = 5 मान लिया मैंने, तो देन A = क्या हो जाएगा 6Q + R, अर्थात ये हो जाएगा A = 6Q + 5। इस तरह से यही तो मुझे प्रूव करना था, इसलिए हेंस प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 33 मेंबर्स इन अ परेड। ये कह रहे हैं कोई आर्मी कंटिजेंट है जो 66 मेंबर का है, उसे मार्च करना है किसके पीछे, एक 32 मेंबर्स वाले परेड के बीच में, आर्मी के बीच में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप जो हैं, दो ग्रुप में किए जाते हैं एक ही कॉलम में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब कितने कॉलम इसमें बन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर कहा गया है, तो मैक्सिमम किस लिए होता है, हमने पढ़ा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। तो जब हाईएस्ट मैक्सिमम की बात आ जाती है तो यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, और जब मिनिमम यहाँ पर कहीं लिख के आया होता तो एलसीएम फाइंड करते। तो स्टूडेंट हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो हम फट से क्या करें, इसका एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इसको हम क्यों निकालेंगे, गिवन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, क्योंकि हम बताएंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वो मार्च करना है बताना है। तो इसको हमने ईडीएल मेथड पढ़ा है, तो ईडीएल मेथड से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ईडीएल मेथड में क्या कहा है, 616। अब जैसे मैंने करता हूँ तो जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसके ऊपर ग्रेटर का सिंबल लगाकर तो हम लिखेंगे 616 इज़ ग्रेटर देन 32। अब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा ईडीएल मेथड का फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर ए इक्वल टू हमारा जो बड़ी डिजिट होती है वो होता है, तो 616 आपका ए हो गया और बी आपका क्या होगा 32। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ए के जगह पर मैंने क्या लिख दिया 616 और बी 32 है, तो बी के जगह पर इस फार्मूले में मैंने पुट किया बी के जगह पर 32। अब 32 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा वो 616 से अधिक ना होने पाए, तो इसको डिवाइड करिएगा 32 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो 19 बार जाएगा और 8 रिमाइंडर बचेगा, तो 32 इंटू 19 प्लस 8 कर देंगे। जहां हमारा क्या है 8 जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर नहीं है, तो मैंने बताया ईडीएल मेथड ही कहता है जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक हम आगे बढ़तेंगे। अब हम देखें जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइजर हो गया और जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो गया, तो 32 डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड 32 हो गया। अब 8 हमारा डिवाइजर, 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 32, 8 4 जा 32, 4 बार जा रहा है, आपकी बार रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो जब आर बराबर 0 हो गया तो यही हमारा खत्म हो जाता है, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। इसका मतलब 8 हमारा एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। अब हमारा आंसर आ गया दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, कॉलम पूछा गया था तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन खत्म कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।